हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जयश्री जी, आप ये रोना और ये ड्रामा दोनों बंद कीजिए। ड्रामा? अपनी बेटी को महीनों से नहीं मिली हूं मैं सर। तरस गई हूं उसे मिलने के लिए। आप अपनी बेटी के लिए नहीं, उन पैसों के लिए तरस गई जो आपको मुंह बंद रखने के लिए दिए गए थे। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे जयश्री जी। कार्रवाई किन किन के खिलाफ होगी ये तो वक्त ही बताएगा। आप जा सकते हैं। जैन सर। जैन रघुनाथ, अजीत मतई का नाम सुना है? त्रिवेणी इंग्लिश हाई स्कूल के मालिक। अजीत एटन को कौन नहीं जानता, बहुत इज्जतदार आदमी है सर। एक सेंसिटिव केस है। उनके बेटे की सास जयश्री ने कंप्लेन किया है। तुम्हारे पुलिस स्टेशन भी आई थी। टेक अप द मैटर बिफोर इट इज टू लेट। और हाँ, बहुत होशियारी से काम करना होगा। ऑर्डर सर। सर, आशा की माँ को इतने महीने लगे कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। एसपी साहब का कहना है कि जयश्री की नीयत में खोट है, पर आशा तो गायब हुई है और फैमिली भी। ये फैक्ट है। वो एक लालची और कैरेक्टरलेस औरत है। जयश्री को ना अपने बेटे की फिक्र है ना अपने बेटे के परिवार की। हमारे एसपी साहब को भी ऐसा ही लगा था। फिर हमने सोचा फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं। तो सर, आपका बेटा और उसकी फैमिली यूएस में है, राइट? देखिए, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, लेकिन ये मेरा घरेलू मामला है। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। मैं हमारे बेटे अमर और आशा की शादी के खिलाफ था पहले से ही। मुझे मालूम था ये जोड़ी करेक्ट नहीं है, और वैसा ही हुआ। अब 12 साल बाद वो अपने शादी को एक और मौका दे रहे हैं, वहाँ अमेरिका में। ये अच्छी बात है सर। हाँ, लेकिन वो दोनों यहाँ इंडिया में किसी के टच में नहीं रहना चाहते, ना अपने माँ बाप से ना दोस्तों से। अमर मुझे पब्लिक फ़ोन से कांटेक्ट करता है, वो भी कई हफ्तों में एक आध बार। मैं भी जोर नहीं देता, सेटल होने दो, और फिर इन चीज़ों को टाइम तो लगता ही है। जी अजीत एटन, तो कब माइग्रेट हुए यूएस? मार्च के बिगिनिंग में गए थे, अब मई एंड है, 3 महीने हुए हैं। अब पता नहीं है जयश्री इतना हंगामा क्यों कर रही है। आई एम श्योर पैसों की बात की होगी उसने। जी सर, कुछ कह तो रही थी एसपी साहब से। वो जयश्री मेरी बहू आशा से बराबर पैसे लेती थी। अब आशा यूएस गई है तो मैंने एक आध बार उसकी मदद की, लेकिन जब वो अनरीजनेबल होने लगी तो मैंने देना बंद कर दिया। तो ये बवाल कर दिया उसने। फ्रस्ट्रेटेड वुमन। सर, गारंटी है कि अजीत एटन कुछ तो छुपा रहा है। हो सकता है नमित, लेकिन जयश्री को सीरियसली लेने के लिए कोई केस भी तो नहीं बनता। अजीत मथाई फिर से झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। आपसे कहा वो लोग मार्च में अमेरिका गए, है ना? पर इंस्पेक्टर, मैं अपनी बेटी को जनवरी से नहीं मिली हूं। एक बार भी उसका फोन नहीं आया मुझे। इसके पहले तो हर 2 दिन में एक बार फोन आया करता था, और संडे को मास के बाद आशा बच्चों को लेकर यहीं आ जाती थी। अमर और आशा के बीच में क्या प्रॉब्लम थी? देखिए जयश्री जी, आप भी कोई सत्यवादी तो है नहीं। फिर अजीत एटन को झूठा किस हिसाब से बोल रही हैं? अमर और आशा में क्या प्रॉब्लम थी? अफेयर था। अमर का? करता क्या है वो? मुझसे प्यार करता है माँ। प्यार से पेट नहीं भरता, और ना ही दिल। कांस्टेबल है पुलिस में। क्या? अरे कम से कम एक ऑफिसर तो चुना होता। यहां तो तेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। सुन, ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। माँ, तुम हर चीज पैसों से क्यों तोलती हो? मैं अमर के साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर कभी पकड़ी भी मत जाना। मैं और अमर एक दूसरे से पूरी तरह से थक चुके हैं। उसका भी कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती अम्मा। मैं बालाराम के साथ रहना चाहती हूँ। कम से कम उसका स्टेटस तो देखा होता। अरे तुम्हारे स्टेटस के सामने कुछ भी नहीं है। पर मैं उससे प्यार करती हूँ माँ। तू अच्छी तरह से जानती है आशा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं जी जा सकती। अच्छी जिंदगी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुझे बालाराम के साथ ही जाना है ना, तो जा, पर खाली हाथ नहीं। तो आप ना सिर्फ अपनी बेटी को अफेयर के लिए उकसा रही थी, बल्कि उसे अपने पति से पैसे निकलवाने की सलाह भी दे रही थी। मेरी बेटी अपने पति से खुश नहीं थी इंस्पेक्टर, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ऐसे इंसान के साथ जीना क्या होता है, जो अपने पत्नी को खुश भी ना रख सके। हर औरत को हर सुख पाने का हक है,
अगर उसका पति वो देने की कोशिश भी ना करे तो औरत जाए तो जाए कहाँ, क्या करे? ये बालाराम कौन है? क्या आप उससे कभी मिली हैं? जी नहीं। हाँ, अगर कोई हैसियत वाला होता तो शायद मिल भी लेती, पर आशा ने बताया कि वो कोई पुलिस कांस्टेबल है। चांस ही नहीं। मुझे आशा की ये पसंद बिल्कुल नहीं चली। सर, जयश्री ठीक कह रही थी। आशा का लास्ट कॉल जयश्री के नंबर पर जनवरी में था, तब से नंबर स्विच ऑफ है। अमर का फोन मार्च से स्विच ऑफ है। और ये अजीत मथाई को अमेरिका से अमर के फोन कॉल्स जो वो अलग अलग लैंडलाइन से करता है? एक भी एशिया कॉल रिकॉर्ड्स में नहीं दिखा रहा सर। ना ही अजीत मथाई के सेल पर, ना उसकी पत्नी भाग्या मथाई के सेल पर, ना ही घर के लैंडलाइन पर और ना ही स्कूल के लैंडलाइन पर। और ये कांस्टेबल बालाराम नाम भी? जनवरी तक बालाराम और आशा के बीच में सैकड़ों कॉल्स हुई हैं सर। कौन से पुलिस स्टेशन से जुड़ा है? नेलूपट्टन पुलिस स्टेशन से। मैंने बात की वहाँ। कांस्टेबल बलराम नंबी 16 साल से यही सर्विस में था। 4 जनवरी को उसने अपना इस्तीफा दे दिया। क्या इस्तीफा दे दिया? करेक्ट। मैंने कारण पूछा लेकिन कुछ बोला नहीं। मैंने सजेस्ट भी किया कि भाई लीव विदाउट पे ले लो। गवर्नमेंट का 16 साल का सर्विस कोई ऐसे ही छोड़ता है बोला, लेकिन नहीं माना। सर, एक और खिलाड़ी है, थल्लारी। कौन है थल्लारी? अमर का ड्राइवर, अजीत मथाई का वफादार नौकर। मार्च में अमर के फोन से लास्ट कॉल इस थल्लारी को किया गया। नमित, सबसे पहले इस कांस्टेबल बालाराम को ट्रैक करो, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो थल्लारी को भी उठा लो। थल्लारी, वो कांस्टेबल बालाराम को जिंदा क्यों छोड़ा गया? वेलियटन, अमर चड्ढा वैसे ही बहुत परेशान थे। हमारी डील हुई थी माधव जी कि आकृति और अतुल को आप संभालेंगे, बदले में स्कूल आपका। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकता। वो बार बार अपनी अम्मा के बारे में पूछते हैं। अगर ये बात पुलिस को पता चली तो पहले मैं अंदर जाऊंगा, फिर तुम। चड्ढा बुलाया आपने? आशा के मर्डर को छुपाते छुपाते थक गया हूँ थल्लारी। एक और पत्थर अपने गले में नहीं बांध सकता। बालाराम की सुपारी कैंसिल कर दो। ये क्या बोल रहे हो चड्ढा? सुपारी ऐसे कैंसिल नहीं होती, वो कभी पैसे नहीं लौटाएंगे। पूरे 5 लाख चड्ढा, और वो नई गाड़ी भी। उनको बोलो पैसे भी रखे, गाड़ी भी रखे, लेकिन बालाराम को नहीं मारे। जाने दो उसे, लाइफ में कभी ना कभी वो भी तड़पेगा। बोल दो दोनों को, प्लान कैंसिल। 12 साल पहले मेरी बात सुनी होती। मैंने कहा था उस लड़के का कैरेक्टर ठीक नहीं है। अमर को ये बात तब समझ में आई जब आशा का उस बालाराम के साथ अफेयर हुआ। बात कहां से कहां तक बढ़ गई। बालाराम, महनपत्तम के इंस्पेक्टर साहब तुमको ढूंढ रहे हैं। मुझे क्यों? मुझे तो सर्विस छोड़े हुए 6 महीने हो गए। आशा मथाई का केस है, ऑफिसर तुमसे मिलना चाहते हैं। इस केस में कई झूठ कई कारणों के लिए बोले जा रहे थे और झूठ के सहारे कई मर्डर्स छुपाए भी जा रहे थे। क्या बालाराम ऐसा कुछ जानता था जो इस केस के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ निकालता, या फिर बालाराम कुछ और छुपाने की कोशिश कर रहा था? वेलियटन, क्या हुआ? उस बालाराम को पुलिस ने उठा लिया। सर, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। कब और कैसे मिले? सर, 1 साल पहले उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। मैंने उसे घर तक लिफ्ट दी, बातें हुई, दोस्ती हुई, प्यार हो गया। तुम्हारी फैमिली? सर, मेरा तलाक हो चुका है। एक बच्ची है, वो एक्स वाइफ के साथ रह रही है।
सर आशा भी अमर के साथ खुश नहीं थी। और जब अमर को तुम दोनों के बारे में पता चला वो उससे भी ज़्यादा नाराज़ हो। उसे मारा पीटा सर, फिर भी आशा ने पैसों का इंतज़ाम किया। हम लोग भागकर बेंगलोर के आसपास सेटल होने वाले थे, नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। पकड़े कैसे गए? थल्लारी, अमर का ड्राइवर, वफादार कुत्ता है बाप बेटे का। आशा कहाँ है बालाराम? सर यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ है। सर मेरी उससे आखिरी बार बात 27 जनवरी को हुई थी। उसके कुछ दिन पहले अमर का फोन आया था। क्या हुआ अमर जी? तुझे नहीं पता क्या हुआ? चुपचाप मेरे 15 लाख रुपए वापस कर दे, वरना मैं तेरा जीना आराम कर दूंगा। मैंने तुरंत सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए और उस दिन आखिरी बार में आशा से मिला। थक गई हूँ मैं, उसका टॉर्चर और नहीं सहा जाता। इस वक्त भी हमें यहाँ पर कोई देख रहा होगा। आज रात भी मेरी पिटाई होगी। बालाराम, हमारा यहाँ से भागना पॉसिबल नहीं लग रहा है। मैंने ड्यूटी से इस्तीफा दे दिया है आशा। मुझे प्रोविडेंट फंड के पैसे मिलेंगे, हम अपनी लाइफ कहीं और बसा लेंगे। यहाँ ना तो अजीत एटन हमें जीने देंगे और ना ही अमर। सर उस दिन से उसका सेल ऑफ ही रहा। मैंने कई कोशिशें की, मानो जैसे गायब ही हो गई थी। फिर मुझे लगा वो हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती है, शायद बच्चों की खातिर। इसलिए मैं भी चुप बैठा रहा। सर 1 मिनट। सर एक सॉलिड लीड मिली। 30 जनवरी को अमर मथाई ने पूरी स्कूल की प्रॉपर्टी प्रिंसिपल माधव वर्गीस के नाम कर दी। क्यों? पागल हो गया था क्या? और उसी दिन से अमर के दोनों बच्चे आकृति और अतुल वर्गीस के घर रहने लगे। मेरी एक स्कूल टीचर से बात हुई। काफ़ी अजीब लगा जब मैंने वो पेपर्स प्रिंसिपल साहब के टेबल पर देखे। अजीत एटन ने इतनी मेहनत से स्कूल को बनाया और उसके बेटे ने ऐसे ही सब कुछ प्रिंसिपल साहब के नाम कर दिया। ऐसा उसने क्यों किया? वही तो अचरज की बात है। उसने अपने बच्चों को भी प्रिंसिपल साहब के पास रहने के लिए भेज दिया। कोई कह रहा था कि प्रिंसिपल साहब गोद लेने वाले उन बच्चों को। मतलब क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो आशा, वो कहाँ चली गई? उसको तो मानो धरती निकल गई, नामो निशान तक नहीं है उसका। पिछले जनवरी से किसी को दिखी नहीं। कुछ तो अजीब हुआ है ना। मुझे लगता है उस आशा को वाकई में ज़मीन निकल गई। उस प्रिंसिपल को उठवाओ। सर, आशा की माँ जयश्री जो कह रही थी उसके एक्यूजेशन में दम है। मामला काफ़ी टेढ़ा लग रहा है यहाँ। सेंसिटिवली हैंडल करो रघुनाथ। कोई कॉन्क्रीट सबूत के बिना इस अजीत मथाई को छूना मत। उसका बिरादरी में काफ़ी नाम है और पॉलिटिकली भी सेंसिटिव टाइम चल रहा है, समझ गए ना? अरे मैं क्या डरती हूँ तुमसे? अगर मेरा सर काटोगे ना तब भी पीछे नहीं हटूंगी मैं। अगर मैं मरूंगी ना तो तुम्हें मारकर मरूंगी। मैंने कहा था तुमसे मुझे धमकी मत देना। अब ना ही तुम्हें पैसे मिलेंगे ना तुम मेरा बाल बाका कर सकोगे। अगर उल्टा मैं केस कर दूं तुम पर, घर बार सब बिक जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। इस शहर में मेरा नाम मायने रखता है। अमर अपनी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो रहा था, इसलिए उसने अपना पूरा स्कूल आपके नाम कर दिया। श्योर? जी। उसने अपने बच्चों को रहने के लिए आपके पास भेजा। जान सकता हूं क्यों? हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम थी, रात में झगड़े होते थे, इसलिए थोड़े दिनों के लिए मेरे पास भेजे थे। उसमें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक ही है सर जी, कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपकी जबान और आपके चेहरे में कोई तालमेल नहीं, और खुदा ना खास्ता कहीं यह साबित हुआ कि किसी भी जुर्म में तुम्हारा मेल है, तुम्हें जानकारी है और तुम जानबूझकर छुपा रहे हो, तो सोच लो प्रिंसिपल माधव वर्गीस 4-6 साल जेल के बाद कौन सा स्कूल तुम्हें नौकरी देगा? ये प्रिंसिपल गिरी तो भूल ही जाओ। अमर सर ने मेरे सामने कबूल कर दिया था क्या? कि उन्होंने आशा को मार डाला। तुम्हें कोल्ड ब्लडेड मर्डर छुपा रहे थे।
डर लग रहा था। अमर और बच्चे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता सर। मार्च के बाद ना तो मैंने अमर को देखा, ना ही बच्चों को। अजीत एटन जानते हैं कि अमर ने आशा का कत्ल किया है? आशा की लाश हमारे स्कूल के कंपाउंड में दफन है। उस अजीत एटन ने ही ये आइडिया दिया था अमर को। हल्लरी को सारी कहानी पता है। वो अजीत एटन के लिए जान दे भी सकता है और ले भी सकता है। आज आकृति का जन्मदिन है। मैं सुबह चर्च जाके आई। खाइए ना पायसम। और जब अमर आपको फोन करे ना, उसको बताइएगा उसकी अम्मा ने आकृति के लिए ब्लेसिंग भेजी है। क्या हुआ बताइए ना। अमर को 12 साल पहले मेरी बात माननी चाहिए थी। आशा उसके लिए गलत थी। बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है बच्चे? मेरे अतुल और आकृति कहाँ है? बताइए ना, कहाँ है मेरे बच्चे? हमारे अमर ने आशा को मार डाला भाग के। साहब, साहब एक और। संभाल के निकालो। आकृति, अतुल, बच्चे कहाँ हैं? अमर ने उन्हें भी मार डाला। ये अमर और आशा के बच्चे हैं ना, आकृति और अतुल? हाँ सर। उस रात उन्होंने मुझे फोन किया था। हमको बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा था अप्पा। वो बार बार आशा के बारे में पूछते थे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तुम पागल हो गए हो अमर, पागल। बच्चों को मार डाला, बच्चों को। मेरी बात सुनी रही और अब हमारी सारी इज्जत, सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। क्या कर दिया तूने अमर? क्या करूं अप्पा, क्या करूं? सब कुछ होने के बाद पूछ रहे हो क्या करूं? सब कुछ बर्बाद करने के बाद? मैं आपकी प्रतिष्ठा खराब करना नहीं चाहता था अप्पा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्लीज बताइए ना, मैं क्या करूं? तो आपने अमर से क्या कहा? क्या कहता? हमारे प्रतिष्ठा का सवाल था। वही सलाह दी, उनकी अम्मा के पास दफना दो बच्चों को।
अमर ने अपनी बीवी और दोनों बच्चों को मार डाला और उसका बाप इज्जतदार बड़ा आदमी अजीत मथाई उर्फ अजीत एटन छुपा रहा है उसको। बता कहाँ छुपा है अमर? कहाँ छुपा रखा है तेरे मालिक ने उस सर फिरे अमर को? साहब एक और। आशा और उसके दोनों बच्चों आकृति और अतुल के कंकाल पुलिस ने खोद निकाले थे। उनके कत्ल की कहानी काफी स्पष्ट रूप से सामने आई थी, पर यह चौथा कंकाल किसका था? अमर का। लेकिन अगर अमर ने आशा और दोनों बच्चों को मार डाला था तो अमर का कत्ल किसने किया था? कहाँ छुप कर बैठा है वो हैवान? अमर जैसा बच्चा पैदा ही क्यों हुआ मेरी कोख से? मर क्यों नहीं गया तभी के तभी? मैं खुद उसे पुलिस के पास ले जाऊंगी, सजाए मौत मांगूंगी उसके लिए। बताइए कहाँ है? कहाँ है? बताइए मुझे कहाँ है? अमर को सजाए मौत मिल चुकी है। बेटा आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं। बैठिए बेटा। अमर चट्टा, अरे सांस देख, सांस देख। नहीं वली अटल, सब खत्म हो गया। जो जहर बच्चों को दिया था अमर चट्टा वही पी गए। अब मैं क्या करूं वली अटल? मैंने थलारी से कहा अमर को भी वही दफना दो जहां उसका परिवार दफन है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने वही किया जो वली अटल और अमर चट्टा ने बोला। वो जो बोलते मैं करता हूँ साहब। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। ये जिंदगी उन्हीं की दी हुई है साहब। नमित, पूरा ग्राउंड खुदवा दो। पता नहीं कितने और मुर्दे गड़े हैं यहाँ। मुझे लगा था कि मेरे बेटे के पाप कभी पकड़े नहीं जाएंगे। पाप का हिसाब तो ऊपर वाला करता है, हम तो बस जुर्मों का बही खाता संभालते हैं। और तुम्हारे खाते में जुर्म को छुपाने का जुर्म दर्ज है। मैंने सिर्फ अपने परिवार और स्कूल की प्रतिष्ठा को बरकरार रखना चाहा। झूठी प्रतिष्ठा और अहंकार दरअसल निशानियां हैं बेवकूफ़ी की अटन। और एक बेवकूफ़ी सोच सकता है कि छुपाने से गड़े मुर्दे बाहर नहीं आते। अमर ने आशा और बच्चों को मार डाला।
पुलिस ने अजीत और थल्लारी को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 बी के तहत षड्यंत्र रचने के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए बुक किया है। प्रिंसिपल माधव वर्गीस को आईपीसी की धारा 202 के तहत पुलिस को आरोपी के बारे में खबर ना देने के लिए बुक किया गया है। कांस्टेबल बालाराम नाम्बी की सुपारी उठाने वाले दोनों सुपारी किलर्स को भी पकड़ लिया गया है। आज का ये केस बेवफाई और झूठी प्रतिष्ठा का एक खतरनाक मिश्रण था। अमर और आशा का रिश्ता वक्त का इम्तिहान पास नहीं कर पाया। कई शादियां एक अच्छे रिश्ते में तब्दील नहीं हो पाती हैं, बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। अक्सर अलग होना ही सबसे सही विकल्प होता है, लेकिन अमर ने वो लाशें क्यों बिछाई, और उन 2 मासूम बच्चों की भी जिन्होंने अभी तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी? क्या सिर्फ आशा का बेवफा होना वजह थी जिसकी वजह से अमर आग बबूला हो गया था, या अमर खुद मर्दानगी की झूठी प्रतिष्ठा का शिकार था? क्या आशा को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने पराये मर्द के साथ प्रेम किया था, या फिर उसका अपना पैसों का लालच भी था जिसने उसके कफन में आखिरी कील ठोकी? हम तलाक या अलग होने की हिमायत कतई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जोर दे रहे हैं जिम्मेदार चॉइसेस पर। ऐसी चॉइसेस जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की फिराक में दूसरे की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। और जहां तक अजीत मथाई का सवाल है, उनकी सारी समाज सेवा, उनके द्वारा की गई लोगों की मदद, इस सब के बावजूद उन्होंने एक मूलभूत सच्चाई को नजरअंदाज किया कि जुर्म कभी छुपाया नहीं जा सकता। हमने किया हो या हमें उसके होने की जानकारी हो, जुर्म और हम हमेशा पकड़े जाएंगे, हमेशा। हमारे आज के एपिसोड का दूसरा केस ऐसा है जहां सीने में सुलग रही अपमान की आग में एक जिंदगी झुलस गई। एक ऐसा रहस्यमय केस जिसे सॉल्व होने में पूरे 2 साल लग गए। नवनीत पुत्र, जरा वेख के आ मनवीर आलसी उठा कि नहीं, उसे चाय दे आ। उन्हें देख के आई है, सो रहे हैं देवर जी। डिब्बा हेलो। सत श्रीकाल जी पापा जी। सत श्रीकाल पुत्र जी। फैक्ट्री जा रहा हूँ, मनवीर उठ जाए तो उससे कहना कि देवेंद्र जी के होटल अंडे पहुंचा दे। हाँ मैं उसे दस दूंगा पुत्र जी, पर उसमें तू भी तो कुछ कहा कर। 25 साल का हो गया है, सोया पड़ा रहता है। अरे कुछ काम धाम करे, है मैं घूमता रहता है। समझाता तू पापा जी, पर वो समझे तब ना। आप मैं बीजी सब बोल बोल के थक गए, अब रहने दो, वक्त आते खुद समझ जाएगा। और तुझे चिंता ना करो, अब मैं चलता पापा जी। जिम्मेदार पुत्र। ओए मनवीर, ओए खोते दे पुत्र, कब उठेगा? उठ गया बाबूजी। भाभी चाय देना। जी अभी लाई। ओए कुलजीत, आज फिर देर कर दी तूने। अब आज कौन सा बहाना है तो अड्डा? ओ यार सुरेंद्र, ओ ये जो मेरी फटफटियां ना यार, ये तेरे छोटे भाई मनवीर की तरह है। वो सवेरे सवेरे देर से चालू होती है। ओ यार गुस्सा ना करया कर यार तू। सुरेंद्र, उसकी पत्नी नवनीत, बेटी सिमरन, छोटा भाई मनवीर और उसके माता पिता सतेंद्र और अमृत कौर, 6 लोगों का यह खुशहाल परिवार था। इस परिवार के गुजर की जिम्मेदारी घर के बड़े बेटे सुरेंद्र के कंधों पर थी। वो अपने पिता के छोटे से खेत और पोल्ट्री फार्म को भी देखता था और साथ ही एक बॉटलिंग फैक्ट्री में भी काम करता था। 8 अगस्त 2012 को हर रोज की तरह सुरेंद्र अपने दोस्त कुलजीत के साथ काम से घर लौट रहा था और तभी रास्ते में उन पर एक हमला हुआ। टैक्सी चलाने क्यों बोला? कौन हो भाई? तो सही क्यों हो गए भाई?
करते थे भाई? सुरिंदर सुरिंदर कुलजीत को भी कुछ चोटें आई थी, लेकिन फिर भी वो पास के गांव से मदद लाने में सफल रहा। कुलजीत ने तुरंत सुरेंद्र के घर वालों को इस बात की खबर दी और गांव वालों ने फौरन सुरेंद्र को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया। चाबी नहीं लगी है। और परमजीत हाथ ना लगा, पुलिस आने वाली है। पुलिस नो आंदे। उस बेचारे को तो हमने हॉस्पिटल भेज दिया है, बाकी पुलिस अपना काम खुद करेगी। मनवीर बाजी, मनवीर बाजी, क्या है? गला क्यों फाड़ रहा है? मनवीर बाजी और सुरेंद्र बाजी जख्मी हो गए ने और उन्हें अस्पताल लेके गए ने। तेरे बाबूजी ने भेजिया मैनू। तेरा अस्पताल? सड़क के पास अस्पताल। तू छेती चलो मेरे नाल। सर जी, सवेनपुर लिंक रोड के पास हुआ जी ये सब। 4 लोग थे जी, वो बहुत मार पिटाई की जी हमारे साथ। सुरेंद्र तो वहीं पे बेहोश हो गया जी, और जी मैं जैसे तैसे करके इन जनाब तक पहुंचा जी। जी जनाब, हमने फौरन उस बंदे को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया जी। कौन थे ये लोग? पता ही नहीं जनाब कौन थे जी। अचानक से सामने आ गए जी। मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था जी उनके। एक ने हमारे मुंह पे लाल मिर्ची फेंकी जी और बाकियों ने मार कुटाई करनी शुरू कर दी जी। जनाब जाते जाते मेरा मोबाइल और बटुआ भी ले गए जी। तुम क्राइम स्पॉट पे जाओ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। सर। कालरा, उधर देखो। साहब, हम जब इत्थे आए, बंदा इत्थे बेहोश पड़ा था। सर, यहाँ एक सलिया पड़ा हुआ है। कालरा जी सर, ये बाइक वाले लुटेरों के बारे में सभी पेट्रोलिंग टीम्स को अलर्ट कर दो। आसपास के सारे इलाके में नाकाबंदी करवा दो। सर। जी, क्या हुआ सुरेंद्र पाजी को?
उन्हें ऑपरेशन वास्ते अंदर लेके गए। लेकिन हुआ क्या उन्हें? उन्हें फेल हो गया। हाँ, लेके आए थे। सुरेंद्र के सर पे किसी ने सरिया से मारा है, बहुत खून बह रहा था। प्राची के साथ कुलजीत भी तो था, वो कितने? पुत्र वो पुलिस ने नाल। कुलजीत, ये सब कैसे हो गया? तो यार वो सब मैं बताता हूँ, तू पहले ये बता सुरेंद्र कैसा है? ऑपरेशन चल रहा है। सर जी, डॉक्टर कह रहे थे कि खून बहुत बह चुका है। हाय रब्बा। जी, फिक्र मत करो, वाहिगुरु सब ठीक कर देगा। सर, यहाँ कुलजीत की बाइक और खून से सना हुआ एक सरिया मिला है। सुरेंद्र को इसी से पीटा गया होगा। और सर, सुरेंद्र और कुलजीत के मोबाइल और पर्स दोनों नहीं मिले। हमलावरों ने लूट लिया होगा। गांव वालों में से किसी को कुछ पता है? नहीं सर, किसी ने भी हमलावरों को या फिर हमला होते हुए नहीं देखा। वैसे मैंने पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर दिया। गुड। इसका मतलब किसी ने हमलावरों को नहीं देखा सिवाय कुलजीत के। सर जी, सुरेंद्र और मैं एक बोतल फैक्ट्री में काम करते हैं जी। कहाँ? यहीं सवेणपुर लिंक रोड के पास। हम दोनों मेरी बाइक पर रोजाना उसी रास्ते से आते जाते हैं जी। उन लोगों ने तुम्हें रोका कैसे? पता नहीं जनाब, अचानक से सामने आ गए जी। सीधी लाइन क्यों बोला? एक ने हमारी आंखों में लाल मिर्ची फेंकी और सारे ने मिलकर हमें मारना शुरू कर दिया जी। सुरेंद्र उन लोगों के साथ हाथापाई कर रहा था जो उसको इतना मारा? पता नहीं सर जी, मेरी तो आंखें बहुत ज़्यादा जल रही थी जी, दिखाई कुछ नहीं दे रहा था जी। हाँ, बाकी मैंने सुरेंद्र के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जरूर सुनी जी, पर किसी को सुरेंद्र को मारते पीटते नहीं देखा जी। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा पुत्र? हालत बहुत ही नाजुक है। क्या हम प्राची से जाके मिल सकते हैं एक बार? नहीं, वो कोमा में है। कल उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा, तब आप उन्हें देख सकते हैं। डॉक्टर, चोटें कहाँ आई हैं? सिर पे ही मारा गया है, हेमरेज हुआ है और सिर पे बहुत गहरा फ्रैक्चर है। मेरा पुत्र। एक्सक्यूज मी। लगता है सुरेंद्र को मारने की कोशिश हुई है। ये क्या कह रहे हो तुसी? हाँ, वरना मोबाइल और बटुआ लूटने के इरादे से कोई लोहे के सरिये से इतना क्यों मारेगा? और जैसा तुमने बताया, उससे तो यही लगता है ये अटैक प्लान था। क्या यह एक प्लान्ड अटैक था जिसे लूट की शक्ल देने की कोशिश की गई थी? पुलिस जहां एक तरफ इस हमले की असली वजह तलाश रही थी, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बावजूद भी सुरेंद्र अभी तक होश में नहीं आया था। राजीलाल जिन्ने भी ये कितना ना भाजी, मैं उन्होंने नहीं छड़ना। मैंने तो समझ ही नहीं आ रहा कौन दुश्मन हो सकता है। सुरेंद्र था। रब दी सौं सर जी, उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे जी, मैं किसी का चेहरा देख ही नहीं सका। और बाबा जी, कहीं ये कुलजीत ने तो नहीं करा है? सर जी, मुझे तो पता भी नहीं था कि उन्होंने सुरेंद्र को इतनी बुरी तरह मारा है जी। सिर्फ लूटने का इरादा होता तो धमकाते और पैसे लूट लेते, पर ऐसा हुआ नहीं। पहले लाल मिर्च पाउडर फेंका, फिर सरिये से सिर्फ सुरेंद्र को मारा। तेरे ऊपर इतना प्यार क्यों आया उन्हें? यार दोस्त थे तेरे। और क्या कह रहे हो आप सर जी? सुरेंद्र लंगोटिया जी मेरा, बचपन से साथ खेले हैं जी हम। ये जो सवेणपुर वाली फैक्ट्री है, वहां पे भी हमने काम करना एक साथ शुरू किया था जी। सुरेंद्र भाई है जी मेरा, और आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो जी। शक कर रहे हो जनाब आप मेरे पे? शक नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि कुलजीत ने प्राची को पिटवाया है। प्राची को इतना मारा, इतना खून बहा कि प्राची बेहोश हो गई, और कुलजीत को कुछ नहीं हुआ। कैसे? छोड़ूंगा नहीं कुलजीत को। ठंड रख पुत्र, किसने की कितना है वो तो पुलिस पता लगा लेगी। इस समय में तू गुस्सा ना कर। हम सब प्रार्थना करेंगे कि हमारा सुरेंद्र जल्दी से जल्दी चंगा हो जाए। ठंड रख पुत्र। तू जीते, संभल के जाना। जमाना बहुत खराब है, कहीं कोई भी हमला कर सकता है।
ध्यान रखिए अपना। सर, सभी पेट्रोलिंग टीम से बात करी पर उन चारों हमलावरों को कोई क्लू नहीं मिला। जहां हमला हुआ था उसके आसपास के सभी इलाकों में नाकाबंदी करी लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। कैसे मिलेगा बस्सी? ना बाइक का नंबर है, ना किसी सस्पेक्ट का हुलिया, और एक ही बंदे ने सब देखा है। और देखा भी कहाँ, उसकी आंखों में तो मिर्ची लगी थी। सर, मुझे लगता है कुलजीत हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। वैसे भी इसकी स्टोरी हजम नहीं हो रही, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब ये तो सुरेंद्र ही बताएगा कि कुलजीत सच बोल रहा है या झूठ। सर, ये मिर्ची पाउडर डालकर लूटना मैंने इलाके के सभी छोटे मोटे गिरोह में चेक करवाया। ऐसा मोडस ऑपरेंडी किसी का भी नहीं है। ये शायद कोई नया गिरोह लगता है। या तो गिरोह नया है या लूटने का तरीका नया है। पर कुछ भी हो, ये हमला प्लान था। इसका मतलब प्लानिंग हुई है, बातें हुई होंगी, डिस्कशन हुआ होगा। राइट सर। मैं कुलजीत और सुरेंद्र के फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाता हूँ। और हॉस्पिटल फ़ोन करके पूछो सुरेंद्र कोमा से बाहर आया है नहीं। सर। डॉक्टर, क्या हुआ इन्हें? सिस्टर, तुरंत इनको ओटी में शिफ्ट करो, क्विक। डॉक्टर, हेलो बीजी। बीजी, उसकी हालत होर भी खराब हो जा रही है। हाय रब्बा, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮਨਵੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੀਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਮਰਿਤ? ਨਵਨੀਤ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੱਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੱਲੋ। सर, सुरेंद्र और कुलजीत के फ़ोन रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला। हमले की रात से दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ हैं। मतलब हमलावरों ने लूट के बाद दोनों मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। अब तो सिर्फ सुरेंद्र की गवाही इस केस को आगे लेके जा सकती है। डॉक्टर साहब, राजी ठीक है ना? सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। सर, हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, सुरेंद्र मर चुका है। मुझे शुरू से ही शक था कि इरादा लूटने का नहीं, सुरेंद्र को मारने का था। ज़रूर सुरेंद्र किसी के रास्ते में आ रहा था, पर कौन है वो और उसे सुरेंद्र से क्या प्रॉब्लम थी? उस साले ने सबक सिखाना मैंने, कुछ भी करके तो 2-3 बंदों का जुगाड़ कर। तो यार, पर उसने कितना के है? मेरे यार दा अपमान किया, पापी नू छेड़ रहा था साला। तो ऐसा कितना सी? ऐसे मवाली नू तो सबक सिखाना ही चाहिए। ओए तुसी फिक्र ना करो, मैं तेरे नाल आ। चल 10 कितने चलना है? जब वो काम से घर लौट रहा होगा ना, तब घेरेंगे। छड़ना नहीं है साले नू। अपमान दा बदला तो लेना ही लेना। सुरेंद्र हर लिहाज से एक सीधा साधा अपने काम से काम रखने वाला इंसान नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह से इस हमले को एग्जीक्यूट किया गया था, पुलिस को शुरू से ही इस वारदात में साजिश की बू आ रही थी। क्या यह हमला सुरेंद्र की जान लेने के इरादे से ही किया गया था, या फिर हमलावरों से कोई चूक हुई थी? निशाना कोई और था और शिकार कोई और बन गया। पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना कठिन था। सुरेंद्र की हत्या के उन 4 गुनहगारों को पकड़ने में पुलिस को काफी वक्त लगा, लगभग 2 साल।
और 2 साल बाद जब इस केस का सच सामने आया तो वो बहुत ही चौंका देने वाला था। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, किसी को पढ़ाना लिखाना सबसे बड़ा दान है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.